खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हो चुका है। 8:36 हुआ चाहते हैं और हमारा आप सबके साथ 10 बजे तक रहने वाला है। इस खास प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में अहम तरीन पोलिटिकल डेवलपमेंट्स, सिक्योरिटी सिनारियो या इक्तिसादी मामलात पर मबनी रिपोर्ट्स पर मबनी ये प्रोग्राम है। आप तक हकाइक पहुँचते हैं, रिपोर्ट्स पहुँचती हैं, तज्जिया और तबसरा होता है। नुमाइंदों के पास चलकर ग्राउंड जीरो से मुकम्मल तफसीलात अब तक पहुँचती हैं। मुख्तलिफ खबरें अब तक पहुँचती हैं और न सिर्फ खबरें बल्कि कई अहम तरीन रिपोर्ट्स जिसमें तामीर व तरक्की, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, मुल्क के दीगर हिस्सों में मौजूदा सियासी मंजरनामा और ऐसे ही कई ऐसे मसाइल हैं जिन पर आपकी तवज्जो इन सारे मामलात को डिस्कस करके हम मबजूल करवाते हैं। आज के प्रोग्राम में भी कई ऐसे मौज़ूआत हैं। अदालतों के कुछ बड़े फैसले हैं, कुछ बड़ी या मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वादी कश्मीर के अंदर होने जा रही हैं। जम्मू के अंदर हलचल काफ़ी ज़्यादा, दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर बैक टू बैक कुछ फरमान आ रहे हैं, नई लोगों की तकर्रियाँ अमल में लाई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और साथ साथ सरकार की पॉलिसियों पर भी आज बात करेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ हिस्सों में आबी ज़खायर समेत बेशतर हिस्सों में जहाँ पर हम सब के पास एक तरह से कुदरती ख़जाना है, ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन कैसे तबाही के दहाने पर पहुँचे हैं और गैर संजीदगी का मुजाहिरा करना कितना भारी या महंगा हम सबको पड़ रहा है। इस पर भी रिपोर्ट्स और आदाद शुमार थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। शुरुआत जब प्रोग्राम की होगी तो आपको वादी कश्मीर लिए चलेंगे जहाँ सबकी नज़रें श्रीनगर पर हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें इकट्ठे हो सकेंगी या नहीं, बीजेपी इस सारी सूरत हाल को टैकल करने के लिए क्या कुछ कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी लीडरान मैदान में उतारे गए। थोड़ी देर में वो सारा खाका जो हमने तैयार किया आपके सामने पेश करेंगे, मगर उससे पहले आज के दिन की जब बात हो रही है तो मुनासिब यह है कि हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ आगाज़ किया जाए। अगस्त की 22वीं तारीख, 8वां महीना ख़त्म होने जा रहा है साल 2024 का और आज अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक 22 तारीख की हिस्ट्री में अहमियत क्या है, मेरे साथी ज़हूर मेरे साथ हैं, वो बताएंगे और उसके बाद एक एक करके खबरों की तरफ चलेंगे। फटाफट से देखिए हिस्ट्री ऑफ द डे। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि आज के दिन की अहमियत क्या है। भाई को खंगालते हैं और आपके सामने वो वाक़ात रखते हैं जो माजी में आज के दिन हुए। आपको बता दें कि आज के दिन 1996 में तमिलनाडु हुकूमत ने मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई रखा था। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई। 1921 में 22 अगस्त आज के दिन बाबा कौम गांधी जी ने गैर मुल्की जो कपड़े हैं उनको नजरात किया और जो हिंदुस्तान में बनाए गए कपड़े उनको उन्होंने तरजीह दी। और फिर 1918 में आज के दिन हिंदुस्तान के पहले पायलट इंद्रलाल मडाई में मारे गए। हिंदुस्तान के पहले पायलट इंद्रलाल राय हवाई लड़ाई में आज के दिन मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले पहले पायलट बने। साल 1918 था, तारीख आज की आती है। 1320 में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो को गाजी मलिक ने आज के दिन शिकस्त दी। दिन आज का आता है 1639 साल, जब चेन्नई या मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तोसी की बुनियाद रखी और इस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर कैसे अंग्रेजों ने अपना निजाम कायम किया, शुरुआत उसकी दरअसल आज के दिन यहीं से होती है। 1849 में तारीख का पहला हवाई हमला ऑस्ट्रेलिया ने इटली के शहर वेनिस में गुब्बारों से किया, यह आज के दिन हुआ। 1851 में ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान के इलाके की दरियाफ्त आज के दिन हुई। साल 1914 दिन आज का ब्रिटिश और जर्मन फौजियों के दरमियान बेल्जियम में पहला तसादुम हुआ या शुरुआत जंग की हुई और ये वो वक्त था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया को धकेल दिया गया, जिसमें यूरोप सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हुआ। 1914 से 19 के दरमियान मुख्तलिफ ममालिक के हिस्सों के अंदर तबाही हुई और बाद में हमने देखा कि इसी बुनियाद पर किया गया। 1910 में जापान ने 5 साल तक कोरिया का तहफ्फुज करने के बाद इस पर कब्जा किया। 114 साल आज इस तारीखी वाक़े को मुकम्मल हो गए हैं। साल 1969 तारीख अगस्त 22 अमेरिका में समुद्री तूफान आया, 255 अफराद की मौत की तस्दीक सरकारी सतह पर रिपोर्ट्स करती है। 2009 में आज के दिन 21वीं सदी का सबसे तवील सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में नजर आया। 15 बरस कबल ये रिकॉर्ड साल 2009 में बना और इससे 2 बरस कबल 2007 में तकरीबन 20 लाख कदीम इंसानी बाकियात की दरियाफ्त हुई वियना के अंदर। साल 2007 17 बरस आज इस वाक़े को मुकम्मल हुए। तारीखी एतबार से भी ये दिन काफ़ी अहम जब आज के दिन ये पेशरफ्त हुई। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद बड़ी बातें, अहम तरीन वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आपके सामने हमने रखे हैं।
हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा आपकी बात भी सुनेंगे। 9:45 के आसपास आप भी कॉल करना शुरू करेंगे, प्रोग्राम का आप हिस्सा बनिएगा। लेकिन शुरुआत जरा प्रोग्राम की करते हैं। कल से आप मुसलसल इस पर अपडेट किए जा रहे हैं और आज जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं इस वक्त पेशरफ कश्मीर सूबे के अंदर हो रही है, उस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि वादी कश्मीर में सियासी गहमा गहमी इस कदर बढ़ रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ कायद राहुल गांधी और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों श्रीनगर में मौजूद हैं और इतलात के मुताबिक थोड़ी देर में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात का इम्कान है और तकरीबन टाइमिंग भी फिक्स कर दी गई है। इस तरह की इतलात अभी तक श्रीनगर से हमारे जराये बता रहे हैं। असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस को भी मुतहरिक करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस क्या इस दौड़ में अकेली जाएगी या दीगर जमातों को इसमें शामिल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। मुमकिन है कि आज शाम या कल दोपहर तक कोई अहम तरीन फैसला हो। अब श्रीनगर के अंदर बैक टू बैक जो मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें फैसला इनका या नतीजा क्या निकल कर आएगा इन मुलाकातों का, ये देखने वाली बात होगी और दिलचस्प होगा। सबसे पहले जो मुलाकात का सिलसिला कल ही से हमने देखा, वो शुरू इस बात से हुआ था जहां पर राहुल गांधी ने पार्टी क़यादत से मकामी सतह पर मुलाकातों की शुरुआत हुई थी। वो मकामी क़यादत से हुई थी, यानी जो लोकल लीडरशिप थी, पार्टी सदर इनमें थे, साबिक सदर थे, पीसीसी के दीगर जिम्मेदारान थे और आज भी खबर है कि पार्टी वर्करों से मुलाकात के अलावा वो खिताब भी करने वाले हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं इसकी भी अभी कंफर्मेशन हो रही है। लेकिन राहुल गांधी कल जब एयरपोर्ट पर पहुंचे, पहली तस्वीर, उसके बाद एयरपोर्ट से आगे बढ़े, ये दूसरी तस्वीर जब उनका इस्तकबाल पार्टी लीडरान ने इंक्लूडिंग पार्टी सदर ने किया। श्रीनगर के अंदर बड़ी तादाद में क्राउड उनके लिए जो पार्टी कारकुनान थे मुंतजर था, काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा था। और ये तस्वीर रात देर गए की जब राहुल गांधी श्रीनगर में एक मकामी दुकान पर गए और यहाँ पर डिनर इन्होंने किया, यानी लाल चौक के आसपास के इलाके में रात तकरीबन 9:30 पौने 10 के दरमियान काफी हलचल इस एरिया के अंदर थी और सख्त सिक्योरिटी अगरचे थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों ने जो मुलाकात के मुश्ताक थे राहुल गांधी से, उन लोगों ने मुलाकात की सही। मगर आज मुलाकातों का नतीजा क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। इतलात के मुताबिक आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के क़यादत से भी मुलाकात होगी और पार्टी काडर से भी फीडबैक लिया जा रहा है। और ये जो बातें इस वक्त हो रही हैं कि 1 दर्जन या इससे ज़ायद कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर कंसिडरेशन चल रही है, बातचीत हो रही है, गुफ्तो शनीद के बाद क्या इस नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि वाकई में इस बार कम ही सीटों पर सही, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस एक दूसरे के लिए सीटें छोड़ने पर तैयार हैं या इत्तेफाक राय कायम होगा या नहीं। रात देर गई की तस्वीरें थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी और बाकी तमाम लोग जब मुलाकातें मजीद आगे बढ़ेंगी तो ताज़ा तस्वीरें भी आएगी। पार्टी की जो टॉप लीडरशिप कांग्रेस की है वो श्रीनगर के अंदर पहले से ही डेरा डाले हुए थे। इमरान नायकू के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। इमरान, क्या हलचल इस वक्त वादी कश्मीर में? बिलखुसूस रात के वक्त हमने देखा कि राहुल गांधी लाल चौक और गिरदोनवाह में काफी मसरूफ नजर आए, लोग उनको मुलाकात की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज जब ये मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, आप गालिबन उसी होटल के बाहर हैं जहां थोड़ी देर में हम मजीद हलचल की तवक्को भी रखते हैं। कौन कौन लोग हैं, क्या क्या मुलाकातें होंगी और क्या नतीजा अखज़ किया जा सकेगा इन मीटिंग से आइंदा 4-5 घंटों के दौरान? जी बिल्कुल, हम इस वक्त होटल ललित के बाहर हैं और यहीं पर राहुल गांधी ठहरे हैं। उनके साथ है कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। और कल 6:30 बजे शाम को राहुल गांधी यहां पहुंचे थे और उनके पहुंचने के साथ ही यहां गहमा गहमी शुरू हुई और कांग्रेस की जो जम्मू कश्मीर की क़यादत है, जिसमें नव मुंतखब सदर तारिक हमीद करा, वकार रसूल वानी और दीगर जो भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स है, मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स है, स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स है या दीगर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स है, उनकी यहाँ पे आवाजाही शुरू हुई और देर रात तक श्रीनगर के अंदर राहुल गांधी के दौरे के हवाले से काफ़ी जोशो खरोश दिखाई दिया। और देर शाम राहुल गांधी ने यहाँ से निकलते ही होटल आदूस के अंदर डिनर किया। उसके बाद वो लाल चौक की तरफ हुए और उन्होंने एक आइसक्रीम दुकान पे आइसक्रीम का मज़ा भी लिया और वहाँ की सूरत हाल भी देखी और उसके बाद वो यहाँ होटल ललित पहुंचे। तो कुल मिला के राहुल गांधी का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा, और इस वक्त वो होटल ललित के अंदर है। और इतलात है कि कुछ ही देर बाद यहाँ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पहुंच रही है। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बारे में कल शाम से इतलात आ रही थी कि उन्होंने देर शाम
राहुल गांधी से बात की, लेकिन आज सुबह हमने कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर से उस बारे में कंफर्मेशन ली कि ऐसी मुलाकात नहीं हुए। अलबत्ता तौक़ात की जा रही है कि आज महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला जी। की राहुल गांधी के साथ मुलाकात हो सकती है। और बात कुल मिला के यही है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से क्या कुछ स्ट्रेटजी होगी। अच्छा इमरान, ये जो प्री-पोल मुलाकातों वाली अलायंस बात की हो रही है यही ललित पैलेस में होनी है, कोई दूसरा मकाम चुना गया है, और उसके बाद का प्रोग्राम आगे क्या होगा? देखिए, जो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जी। फारूक अब्दुल्ला के साथ मुलाकातें हो रही है, होने वाली है। हालांकि उसकी अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, ताम सोर्सेज के मुताबिक जो हमें इतलात मौसूल हुई है कि कुछ ही देर बाद वो मुलाकात इसी ललित के अंदर होगी, होटल के अंदर। अलबत्ता जो कांग्रेस काडर के साथ, जो लीडर्स के साथ मीटिंग्स राहुल गांधी की होंगी, वो रेडिसन के अंदर होगी, और कुछ ही देर बाद तकरीबन 9:30 बजे के बाद ही रेडिसन होटल में। और सुबह से ही हमने देखा कि रेडिसन में कांग्रेस के जो कारकुनान हैं, जो उनके लीडर, सीनियर लीडर्स हैं, उनकी आमद वहां पे शुरू हुई, और करीबन 11:30 बजे रेडिसन में राहुल गांधी मीडिया से खिताब भी करेंगे, मीडिया को एड्रेस भी करेंगे। और कुल मिला के इस इंतखाबात में या असेंबली इलेक्शन के हवाले से कांग्रेस को मजबूत बनाना उनकी क्या स्ट्रेटजी। इमरान, ये जो पहले बातें चल रही थी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें पीडीपी को भी शामिल किया गया है, तो क्या ये मुमकिन है कि तीनों पार्टियों में इत्तेहाद हो सके? देखिए, अगर आप कांग्रेस के नौ मुंतखब सदर तारिक करा का बयान देखेंगे, या आप वकार रसूल वानी का, या दिगर जो कांग्रेस के सीनियर कायदीन हैं जम्मू कश्मीर के, उनका क्लियर कट कहना है कि जो भी सेक्युलर जमातें हैं, जो भी लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ इत्तेहाद बिल्कुल मुमकिन है। और इन लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनके साथ ऑलरेडी बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, हुआ है। उसके बाद पीडीपी है, और पीडीपी का भी क्लियर स्टैंड है, और वो हमेशा राहुल गांधी या कांग्रेस के हित में बात करते, उनके हामी रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ इत्तेहाद बनाना ये कोई नई बात नहीं है, और इसमें हलचल भी शुरू हुई है, बातचीत भी जो है बैकडोर चैनल्स पे शुरू कर इमरान, दी गई है। फटाफट से एक चीज ये भी बताइएगा, इसके बाद का प्रोग्राम क्या है? हमारी जो इतलात है पिछले 2-4 दिनों में बहुत सारे लोगों ने सियासी दलबदली के बीच वो भी एक दूसरी जमात का हिस्सा बने हैं। कुछ फॉर्मर लीडर्स जो फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, जो घर वापसी का ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं, कुछ मजीद नाम सामने आए कि वो कांग्रेस में वापसी करेंगे और आज ही उन्होंने करना है। ये प्रोग्राम है और कितने बजे एग्जैक्टली श्रीनगर पार्टी दफ्तर के अंदर क्या तैयारियां हैं? पार्टी जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, इसके अलावा कोई खिताब भी होना है? क्या प्लान है, स्केड्यूल जो कांग्रेस का पर्टिकुलरली है? जी, जैसा कि मैंने कहा कि एक तो ये होटल ललित के अंदर जो तवक्कात की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स और पीडीपी के महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला यहाँ पे राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद जो कांग्रेस के लीडर्स के साथ राहुल गांधी की जो मुलाकात है, वो होटल रेडिसन के अंदर होगी, और वहीं पे कुछ लीडर्स जो फॉर्मर मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, जो कांग्रेस का एक टाइम पे हिस्सा भी थे जी, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और वो जो मीटिंग्स है वो होटल रेडिसन के अंदर ही है, और सुबह से ही वहां पे कांग्रेस के कारकुनान की आवाजाही शुरू हुई है, और गहमा गहमी रेडिसन के अंदर सुबह से ही देखने को मिली है। और मीटिंग्स जो होंगी राहुल गांधी की, वो होटल रेडिसन में ही है, और 9:30 बजे से वहां पे जो मीटिंग्स है उनका आगाज ये ज्वाइनिंग वाला कोई प्रोग्राम? जी, जो आप ज्वाइनिंग का कह रहे हैं उसके बारे में भी यही इतलात है कि रेडिसन के ही अंदर कुछ कांग्रेस के साबिका जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स, उनकी वहां पे ज्वाइनिंग होगी राहुल गांधी के सामने, जिनमें उड़ी के ताज मोहिद्दीन शामिल है, और दीगर कई अहम लीडर्स की ज्वाइनिंग मुतवक्का है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तफसीलात फराहम करने के लिए। खबर पे नजर रखिएगा। राहुल गांधी फिलहाल श्रीनगर में मौजूद हैं। 1 बजे के आसपास उन्होंने जम्मू आना, और यहाँ पर भी स्केड्यूल जो है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी वर्कर्स से मुलाकात करेंगे, मकामी क़यादत से फीडबैक लिया जाएगा, और इत्तेहाद वाली बात का इंतजार करना होगा, क्या उस पर कोई बात बनेगी या नहीं, इत्तेफाक होगा, मकामी काडर का क्या फीडबैक रहेगा, उसको बुनियाद बनाकर पार्टी हाईकमान फैसला ले सकती है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी काफी एक्टिव हो, और श्रीनगर से ये खबर कि राम माधव पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं और 2 दिन पहले उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, श्रीनगर के अंदर इस वक्त मौजूद है, और मकामी क़यादत से उन्होंने फीडबैक भी लिया है। और इतलात ये भी है कि आज शाम वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, यानी बाद से पैर उन्हें दिल्ली लौटना है, श्रीनगर से सीधा दाल हुकूमत का रुख करेंगे, और वहां पर भी मुलाकातों का एक सिलसिला आला क़यादत के साथ होगा। जो मकामी क़यादत से फीडबैक लिया गया है
उस पर जो यहां की लीडरशिप ने तासुरात दिए हैं। राम माधव इस जिम्मेदारी संभालने के बाद पहला दौरा उनका श्रीनगर का है। आज शाम होते होते श्रीनगर से दिल्ली पहुंचेंगे और खबर है कि उसके बाद आगे की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के फंक्शनरी और सीनियर बीजेपी के लीडर जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी हैं राम माधव, उनको जिम्मेदारी दी गई जी कृष्ण रेड्डी के साथ टॉप लीडरशिप की जानिब से कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाए। राम माधव जिनका एक वसी तजुर्बा जम्मू कश्मीर के सियासी एतबार से है और साल 2014 में पीडीपी के नजदीक अगर बीजेपी को लाने वाले लोग कुछ आप 4-5 लोग देखें तो राम माधव भी उनमें सरे फहरिस्त रहेंगे। राम माधव इतलात ये हैं कि श्रीनगर के अंदर मुलाकातें काफ़ी उन्होंने की है, लेकिन कोई ये नहीं समझ में ये बात अभी तक सामने नहीं आई है कि उन्होंने किसी तरीके से कोई बड़ी मीटिंग पार्टी वर्कर्स की बुलाई हो। मगर कुछ एक लीडरान से मुलाकात करने के बाद नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या है, यानी जो हम कह रहे थे कि 8 से 10 सीटें शायद बीजेपी कश्मीर प्रोविंस के अंदर छोड़ सकती है, अब ये छोड़ेगी या नहीं, ये इस फीडबैक के बाद जो आज रिपोर्ट मरकजी क़यादत को पेश की जाएगी, उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी या हिकमत अमली तरतीब देने के बाद कम से कम चीजें साफ हो जाएगी। पार्टी की इस पोजीशन को मजबूत बनाने की गर्ज से जहां भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी तमाम लोग सरगर्म है, वहीं राम माधव जैसे ही चार्ज संभाला श्रीनगर पहुंचे और खबर यह है कि जिस होटल में राहुल गांधी रात को रुके थे, होटल ललित के अंदर ही ये भी रुके हैं और जी कृष्ण रेड्डी के साथ अब जिम्मेदारी जो इनको सौंपी गई है उसकी शुरुआत जैसे ही ओहदा संभाला साथ साथ उन्होंने कर लिया है। आज शाम राम माधव दिल्ली पहुंचेंगे, वहां सबकी नजरें रहेंगी। जब बीजेपी की बात हो रही है तो जहूर आपको बताएंगे कि काहम तरीन इजलास कल और परसों बीजेपी का होने जा रहा है और इस इजलास में भी सबकी नजरें इस बात पर हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर क्या स्ट्रेटेजी मरकजी क़यादत या बीजेपी की रहने वाली है। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक तरफ से जहां असेंबली इंतखाबात को लेकर जोश खरोश देखा जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में एक अहम इजलास मुनक्कद करने जा रही है। आपको बता दें कि सीईसी मीटिंग जो है और पार्लियामेंट बोर्ड मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है 23 अगस्त और 24 अगस्त को ये अहम इजलास होगा, जिसके बाद जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है वो शाया की जाएगी, उस पर हतमी फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि यह अहम मीटिंग जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह इस अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे और पहली लिस्ट को हतमी शक्ल इस मीटिंग के बाद दी जाएगी। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के जो भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज है या सीनियर लीडर है वो भी इन दो अहम इजलासों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि ये मीटिंग दिल्ली में होगी और 23 और 24 अगस्त को ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें जो फहरिस्त है कैंडिडेटों की उनके नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। साथ ही साथ जो 23 अगस्त की मीटिंग है उसकी सदारत खुद भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा करेंगे। उनके अलावा सीईसी मेंबर जो है वो इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी होंगे। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज बनाए गए राम माधव वो होंगे, जी किशन रेड्डी होंगे, जो मेंबर पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। उनके अलावा तरुण चुग, आशीष सूद और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना समेत जनरल सेक्रेटरी वो इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। और ये इजलास इसलिए भी अहम है क्योंकि जो असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवार है उनके नामों को हतमी शक्ल दी जा सकती है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। शिल्पा, कल और परसों मीटिंग है और खबर है कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को भी दिल्ली बुलाया गया है। ये जो इन दिनों फीडबैक लिया जा रहा था और राम माधव भी श्रीनगर में इस वक्त हैं, जी कृष्ण रेड्डी भी पिछले दिनों यहां थे, पार्टी इंचार्ज कॉन्टिन्यूसली टच में है लोकल लीडरशिप के साथ। उस फीडबैक पर कल जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है क्या कोई अंतिम निर्णय लेगी कल शाम या परसों सुबह तक? हम ये एक्सपेक्ट करें कि बीजेपी के कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट सामने आ जाए इस मीटिंग के बाद, और क्या क्या स्ट्रेटजीज इसमें तरतीब दी गई हैं दिल्ली के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 90 सीटों की बात करें तो 90 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम को लेकर जम्मू में चुनाव समिति बैठक हुई। 2 दिवसीय बैठक रही जो कि काफी लंबे समय तक ये बैठक देखने को मिली। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है वो बुलाया गया था, उनसे सलाह ली गई कि किन कैंडिडेट को जो है वो उतारा जाए जम्मू कश्मीर की आम जनता के समक्ष, क्या वो नए चेहरे होंगे या फिर पुराने चेहरे होंगे। तो अब देखिए 23 और 24 अगस्त को जो बताया जा रहा है, जो खबर सामने आ रही है कि 23 और 24 अगस्त को जो है वो केंद्रीय समिति चुनाव
चुनाव बैठक होगी, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग होगी। सबसे पहले 23 अगस्त को जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति बैठक होगी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा जो है वो अध्यक्षता करेंगे, चेयर करेंगे इस मीटिंग की, जो कि न्यू दिल्ली में होगी और पार्टी कार्यालय में बैठक होगी। और इसमें मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें जो है वो शामिल रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें जिस प्रकार से राम माधव और जी कृष्ण रेड्डी जो कि इलेक्शन इंचार्ज है, तरुण चुग और कई बड़े अन्य नेता जो है वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जो है वो चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद 24 अगस्त को जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग होगी। और इस पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहेगा मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ जेपी नड्डा जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य बड़े नेता जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अंतिम रूप दिया जाएगा और 24 अगस्त को ही जो है वो सूची जो है वो जारी की जाएगी, जहां पर जो खबर सामने आ रही है, जो सूत्र बता रही है कि फर्स्ट और सेकंड फेज के लिए जो है ये सूची जारी की जाएगी और थर्ड फेज के लिए जो है वो कुछ दिन के बाद जो है वो सूची जारी की जाएगी। लेकिन पहले जिस प्रकार से यानी कि फर्स्ट और सेकंड फेज में जो मतदान होने हैं उसको लेकर सूची जो है वो जारी की जाएगी। और शिल्पा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसके बाद जो है उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त शाया होगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी असेंबली इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में किसी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी या सोलो वो असेंबली इंतखाबात में जाएगी, इस हवाले से कोई फैसला लिया गया है? देखिए, फिलहाल लगातार इस प्रकार के सवाल जो है वो लगातार उनसे पूछे जाते हैं कि क्या वो अकेले ही विधानसभा चुनाव में जो है वो लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी के साथ जो है वो गठबंधन करेंगे। लेकिन फिलहाल उनके द्वारा यही कहा गया है कि वो अकेले ही लड़ेंगे और जिस प्रकार से भारी मतदान, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उन्हें मतदान मिला था, भारी मतदान मिला था, तो उसी तरीके से जो है वो भारी मतदान जो है वो विधानसभा चुनाव में भी वो हासिल करेंगे। और देखिए 24 अगस्त को जब अंतिम रूप दिया जाएगा यानी कि सूची जारी की जाएगी, तो उसके बाद 4 बड़े लीडर जो है वो यहाँ पर कैंपेन करेंगे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा और साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में रैली करेंगे और आम जनता को संबोधित करेंगे। और भारी मतदान को लेकर लगातार बीजेपी के लीडर के द्वारा कहा जाता है कि भारी मतदान विधानसभा चुनाव में जो है वो हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा डिटेल्स देने के लिए। तो कल और परसों यानी कल मीटिंग की शुरुआत होने जा रही है। कल ये इजलास जब शुरू होगा, परसों खत्म होने के बाद सबकी नजरें इस बात पर रहेगी कि क्या मरकजी क़यादत इस बात पर इत्तफाक रखेगी जो मकामी सतह पर लीडरान की तरफ से फीडबैक दिया गया है, जो यहाँ पर लीडरशिप लिख कर ली गई, जो बताया गया, उस सारी चीजों के बीच अनाउंसमेंट फाइनल कैंडिडेट्स की होगी। साल 2014 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती, इस बार 50 पार या 55 पार का नारा दिया गया है। 6 सीटें डिलिमिटेशन कमीशन ने जब अपनी हतमी रिपोर्ट लाई तो जम्मू प्रोविंस के अंदर बढ़ी हैं, जो इस बार 43 हैं। तो 43 में से कितनी सीटें बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है और क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, ये तो तरतीब दी जाएगी। लेकिन आला क़यादत इस बात पर इत्तफाक करेगी कौन से नए चेहरे होंगे या रिवायती चेहरों के साथ पार्टी इस बार भी इंतखाबात में जाएगी, ये बात काफी इंपॉर्टेंट होगी। और 90 की 90 असेंबली सीटों पर बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर किसी को साथ लेकर किसी के साथ जाने का भी मन बनाएगी, इस पर भी हतमी फैसला परसों शाम तक मुमकिन हो जाए। और ये पार्लियामानी बोर्ड की भी मीटिंग है और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कल पार्टी लीडर जिनको दिल्ली बुलाया गया है वो इस मीटिंग में फीडबैक देंगे, जिसको बुनियाद बनाकर हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है। साथ साथ आज आरएसएस के कुछ टॉप लीडर्स 3 से 4 लोग पार्टी राय के मुताबिक जम्मू पहुंच रहे हैं। यहां पर भी फीडबैक पार्टी क़यादत से लिया जाएगा। आज भी पार्टी दफ्तर में त्रिकुटा नगर के अंदर मीटिंग्स का सिलसिला दिन भर चलेगा। आगे बढ़ते हैं, इंतखाबात की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, आप सबको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 8, 9, 10 अगस्त को जब प्लान के मुताबिक दौरा हुआ, बल्कि 2 दिन का दौरा था, तो श्रीनगर और जम्मू में एक तो इंतखाबात की मांग हुई थी जो पूरी हो गई। दूसरी बात यह थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दी जानी चाहिए, मुनासिब सिक्योरिटी हो, जो आप बाकी तमाम लोगों के लिए करते हैं। जो इल्जाम था उस इल्जाम का जवाब इलेक्शन कमीशन दे। ये सवालात रखे गए थे कि चंद लोगों को आप सिक्योरिटी ज्यादा देते हैं लेकिन कुछ लोग जानबूझकर नजरअंदाज होते हैं। इन सब का जवाब चीफ इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से दिया गया है और जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले की जानिब से एक बयान आया जिसमें उन्होंने 2 चीजों की तस्दीक की कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक सख्ती से नाफिज है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है और न सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बल्कि तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके लिए बराबरी का मैदान यकीनी बनाया जाएगा। इस बात को यकीनी बनाने पर उनकी जानिब से जोर दिया गया। तमाम मुतलकीन के साथ मुशावरत के बाद जितने भी फैसले यूनियन टेरिटरी में हैं उनके मुताबिक लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पीके पोली की जानिब से भी तस्दीक की गई कि सरकारी और निजी इमारतों से 28,000 से ज्यादा जो गैर मुनासिब मवाद था
जिसको हटाने का फैसला लिया गया। और एक बड़ी बात कि इस बार चुनाव में आपको नौजवानों की अच्छी खासी तादाद नजर आएगी और 30% के आसपास ऐसे नौजवानों की तादाद है जिनकी उम्रें तकरीबन 18 से 29 साल के दरमियान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 अगस्त 2024 को जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अनाउंस जब किए तो यूनियन टेरिटरी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा और इसकी दफात को मुस्बत तरीके से कैसे नाफिज किया जाए हिदायत साथ साथ जारी कर दी। और कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होने के बाद ईसीआई की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने जो महकमे की एनफोर्समेंट विंग है उसको काफी मुतहरिक कर दिया है। तमाम सरकारी अमलाक और दीगर जो बगैर वक्त जाया किए दीवारी तहरीरें हैं, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं या कहीं पर भी कोई किसी किस्म की एडवर्टीजमेंट है उसको हटा दिया गया है। और तेजी से काम करते हुए एनफोर्समेंट विंग ने गुज़श्ता 72 घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर में 28,000 ऐसी चीजों को या कंटेंट को हटा दिया जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के जुम्रे में आता था। और 20 अजला में 72 घंटों के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड्स और जो टीमें हैं तकरीबन 1,837 वॉल राइटिंग, 9,276 पोस्टर्स, 5,661 बैनर्स और सरकारी व निजी अमलाक से 11,862 दीगर जो नकाइस हैं उनको हटा दिया गया। और इस कार्रवाई का बुनियादी मकसद कि शफाफियत के साथ इंतखाबात हो और किसी तरह के सवालात से भी बचा जाए जो मॉडल ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतालिक है। लेकिन बड़ी बात यह कि 28 से 29 साल की उम्र के नौजवान या इससे कम यानी 18 से 29 के दरमियान 30% ऐसे वोटर्स हैं जो इस बार दर्जनों वोटरों की किस्मत का, दर्जनों लीडरान की किस्मत का फैसला और सियासी करियर का फैसला 4 अक्टूबर को जब आप सब देखेंगे कि नताइज आएंगे तो ये 30% लोग बहुत जम्मू कश्मीर के अंदर पावरफुल भी हैं और सरकार पावरफुल होगी या नहीं इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका होगा। आपको बता दें कि जो हतमी वोटर लिस्ट पर नज़रसानी थी वो मुकम्मल हुई और कई दीगर जो वोटरान हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। और जिस तरह से पहले ही बताया गया है कि 80 लाख से ज़ायद इस बार वोटरान होंगे जो असम्बली इंतखाबात में अपने हक़ के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। और अहम बात यह कि 18 से 29 साल तक के जो नौजवान हैं उनकी तादाद 30% बताई जा रही है जो आने वाले असम्बली इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ जो एलिजिबल वोटर है उनके लिए अभी भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं कि वो ऑनलाइन तरीके से अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। अगर वो अभी तक उन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है तो वो इस वाले से इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 1 जुलाई 2024 तक जो भी 18 साल की उम्र क्रॉस करता है या 18 साल की उम्र तक पहुंच जाता है उसके लिए ये वो अप्लाई ऑनलाइन कर सकता है ताकि वो आने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले सके। साथ ही साथ 25 लाख वोटर्स है जिनकी उम्र 18 से 29 साल तक है और जो आने वाले 5 साल कैसे जम्मू कश्मीर का लक्ष्य तय करेंगे उसके हवाले से अपने हक़ के राय दही का इस्तेमाल वो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि असम्बली इंतखाबात के लिए भाजपा की हिकमत अमली तैयार है और रविंदर रैना नौशेरा मैदान में उतर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि साल 2014 में नौशेरा से कामयाब हुए थे रविंदर रैना और जिस तरह से हम पहले ही ये बता रहे थे कि हतमी फहरिस्त जो है वो CEC मीटिंग के बाद आएगा, तो अब खबर ये कि रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है वो नौशेरा से मैदान में उतर सकते हैं। वहां से वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इंतखाबात लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि नौशेरा की जब हम बात करते हैं तो साल 2014 में बड़ी कामयाबी यहां से रविंदर रैना ने हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर और अब खबर ये कि दोबारा उनको यहीं से मैदान में उतारे जाने का फैसला है। और इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के ऐलान की उसकी तैयारी है या उसकी शुरुआत अब हो चुकी है और रविंदर रैना का नाम सबसे पहले आया है जिनको नौशेरा से इनको टिकट मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी की। ये नौशेरा से उम्मीदवार हो सकते हैं। ताहम अभी तक इस पर हतमी फहरिस्त का ऐलान होना बाकी है।
चलिए, जब असेंबली इंतखाबात की बात हो रही है, इलेक्शंस की बात हो रही है, तो एक और खबर आपको बताएं कि उन तमाम उम्मीदवारों का इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे, बड़े सोच समझकर आप इंतखाब करें जिन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। और ये आज एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने एक तरह से आंखें उन तमाम लोगों की खोली हैं जो लाखों वोट देकर तमाम लोगों को मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत, ऐवान, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर भेजने का काम करते हैं। और न सिर्फ वो, बल्कि मकामी सतह पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर एमएलसी या एमएलएज भी बनाकर उनको आप ऐवान के अंदर या अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए भेजते हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है और उन तमाम लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। ये मौजूदा वक्त में बदकिस्मती की बात यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक आज के वक्त में दर्जनों ऐसे लीडरान हैं, बल्कि 150 से ज्यादा, 151 ऑफिशियली ये तादाद बताई गई है, जिसमें आज के वक्त में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के अंदर ऐसे लोग हैं जो हमारी और आप सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। एडीआर ने इस बात की तस्दीक की है कि 151 मेंबरान पार्लियामेंट हैं या अरकान असेंबली है, खवातीन के खिलाफ जराइम के मुकदमात का जिनको सामना है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इनमें मेंबर पार्लियामेंटेरियंस भी हैं जो सिटिंग एमपीज हैं और एमएलएज हैं, और इंतखाबी हलफनामों में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि खवातीन के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक मुकदमात उनके खिलाफ हैं, एतराफ किया है। और वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा ऐसी रियासत बनी है जहां पर इस तरह के केसेस हैं, सबसे ज्यादा कानून साज मुकदमात का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने 2019 और 2024 के दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा कराए गए जो एमपीज और एमएलएज के हलफनामे हैं, जिनकी तादाद 4809 बताई गई। इनमें से 4693 की जांच हुई। वेस्ट बंगाल में 25 मौजूदा एमपीज और एमएलएज हैं जिन्होंने खवातीन के खिलाफ जुर्म किया है। कलीदी मुल्जिम आप कह सकते हैं कि केसेस में है। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स या वो तमाम लेजिस्लेटर्स, वो तमाम कानून साज जिन पर क्रिमिनल केसेस लगे हैं, उनमें वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर 21, उड़ीसा में 17 लोग, जहां पर सबसे ज्यादा एमपीज और एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं जिन पर मुकदमात दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 16 ऐसे मौजूदा एमपीज और एमएलएज हैं जिन्होंने इंडियन पिनल कोड या ताज़ीरात हिंद की सेक्शन 376 के तहत अस्मत दरी से मुतल्लिक मुकदमात का एतराफ किया है, जिसका मतलब है कि उन पर रेप के चार्जेस हैं और बहुत प्रूफ भी हुए हैं। कम से कम 10 साल की इसमें सजा होती है 376 सेक्शन में, और उम्र कैद तक भी इसे बढ़ाया जा सकता है। इनमें 2 एमपी और एमएलएज ऐसे हैं जिन पर इल्जाम, ये जो मैंने 16 लोग गिनकर बताए, इल्जामात में ये बात भी सामने आई कि एक ही खातून के साथ, मुतासरा एक लड़की के साथ बार बार किया गया एक जैसा घिनौना जुर्म या जिनसी ज्यादती का इल्जाम भी बहुत सारे लोगों पर था। बाद में बात अदालतों तक पहुंची। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने रिपोर्ट में तस्दीक की है। सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो बीजेपी से हैं। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों की 54 तादाद बनती है एमएलएज और एमपीज जिनने खवातीन के खिलाफ जुर्म, महिलाओं के खिलाफ अपराध किए हैं। मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी जमातों में से एक कांग्रेस पर भी 23 लोगों का ऐसा दाग है। 23 ऐसे मेंबर्स हैं, एमपीज और एमएलएज, जिन्होंने खवातीन के खिलाफ जुर्म किया है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, जिसके 17 ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमात दर्ज हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 5 मौजूदा कानून साज या लेजिस्लेटर्स हैं जिनमें हर एक को रेप के इल्जामात का सामना है। ईडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें सख्त सिफारिशात भी जारी की गई हैं कि कम से कम जो मुजरिमाना पस मंजर के हामिल उम्मीदवार हैं उनको टिकट देने से पहले उनके सियासी करियर का भी एक आकलन किया जाए, खासतौर पर जिन पर रेप के चार्जेस हों, खवातीन के खिलाफ जराइम के इल्जामात हों। एमपीज और एमएलएज के खिलाफ अदालती केसेस की तेज रफ्तारी से पर भी जोर दिया गया है। और पुलिस की पेशावराना और मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली पर भी सवालात उठे हैं। वोटरों पर जोर दिया गया है ईडीआर की जानिब से कि ऐसे इल्जामात के साथ उम्मीदवारों को मुंतखब करने से गुरेज करें। कल जाकर ये ना कहें कि जिसको हमने और आप सब ने माँ, बेटी, बहन के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा दिया था, उसको चाबी दी थी, जमानत दी थी, वोट देकर उसको ऐवान के अंदर पहुंचाया, असेंबली के अंदर पहुंचाया, बदकिस्मती से वही आपकी माँ, बहन, बेटी का दुश्मन निकला और उनकी इज्जत को तार तार कर रहा है।
ये सारे इल्जामात हमें खुद पर लेने चाहिए, लेने भी होंगे, लेने चाहिए नहीं इसलिए क्योंकि हम ही ने वोट देकर इन तमाम लोगों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नुमाइंदगी का मौका दिया है। इनमें तमाम पार्टियों के हैं, ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ या किसी और जमात ने किसी दूसरी जमात के खिलाफ अपना जो पॉलिटिकल उसका मुखालिफ है उसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार की। ये एडीआर की रिपोर्ट है, ये वो इदारा है जिसकी मुतअद्दिद रिपोर्ट्स को सरकार ने भी माना है और हकाइक पर मबनी या फैक्ट्स और फिगर्स सामने रखते हुए इन रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है। ये सारे वो हलफनामे हैं जो खुद इन लीडरान ने इलेक्शन कमीशन के सामने जब उनसे पूछा जाता है, नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं कि आप पर कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं है, तो हाँ में जो जवाब आए 151 लोग हमारी और अब सबकी नुमाइंदगी बदकिस्मती से कर रहे हैं जिन पर इल्जामात हैं कि वो खवातीन के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ होने वाले जुर्म या अफराद में बराह रास्त मुलव्वस हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, अब तक जारी रहे, माफ कीजिएगा, प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहेंगे। स्पेशल सेगमेंट इस प्रोग्राम का, ब्रेक के उस पार एक खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे।